निवडणूक व्हायला हवी होती ती एशियाटिक सोसायटीच्या त्यावेळच्या व्यवस्थापनाच्या गैरकारभारामुळे, मतदार याद्यांमध्ये निर्माण झालेल्या घुसखोरीमुळे आणि नंतर धर्मादाय आयुक्तांनी या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे बरेच दिवस पुढे ढकलली गेली। ती निवडणूक आता येत्या शनिवारी 4 जुलैला सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 या वेळात होऊ घातली आहे। मी विनय सहस्रबुद्धे आणि माझ्याबरोबर एशियाटिक टुमॉरो पॅनेलचे सर्व माननीय सदस्य, विशेषतः आमचे उपाध्यक्ष पदाचे ज्येष्ठ उमेदवार पत्रकार रमेश पतंगे, शिक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ माजी कुलगुरू डॉक्टर संजय देशमुख, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, ते स्वतःही विद्वानही आहेत आणि अभिनेते देखील आहेत, आणि आज उपस्थित नसलेले नितीश भारद्वाज यांच्यासह आम्ही ही निवडणूक लढवतो आहोत। आणि आमच्या या निवडणूक लढवण्यामागच्या भूमिकेमध्ये मुख्यतः एशियाटिकला एक भविष्यवेधी आणि एक जीवमान संस्था म्हणून उदयाला आणणं हा आमचा प्राधान्याचा विषय आहे। ही निवडणूक रेंगाळत खूप पुढे गेलेली आहे, त्यामुळे ती आता 4 तारखेला संपन्न होणार आहे आणि हा एक महत्त्वाचा इव्हेंट आहे त्या संस्थेच्या इतिहासातला सुद्धा। आणि हे जे एशियाटिक टुमॉरो म्हणून जे पॅनल उभं आहे ते नव्या आकांक्षा, नव्या योजना, नवी दृष्टि घेऊन येणार है। या दृष्टि से पाहतो आम्ही जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, जो बाहर का हिस्सा है, जो सदस्य नहीं है उसको एशियाटिक सोसाइटी, जहां वाकई जिसे हम खजाना कह सकते हैं ज्ञान का, वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। तो कोई भी व्यक्ति एशियाटिक सोसाइटी में सेंट्रल लाइब्रेरी में जा सकता है। आपको जो पुस्तक चाहिए उसको एक सूची पर लिख कर दीजिए, वो आपको लाकर देते हैं। लेकिन जो मेरी कल्पना में था कि अंदर क्या है, और जब मैं सदस्य हो गया और जब मैं भीतर गया तो मुझे मेरे सामने एक नया संसार किताबों का खुला। और कहीं भी जाकर, ऊपर जाकर, जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, आप पुस्तक को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और जब वो आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक विषय पर अनेक पुस्तकें हैं। और जैसे विनय जी कह रहे थे, हमारे लोगों को कल्पना नहीं है कि प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति, मटेरियल कल्चर, जिसको वास्तु वैभव हम कह सकते हैं, उस पर इतनी पुस्तकें हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि आर्किटेक्चर पर, मैं आर्किटेक्चर का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैंने देखा कि आर्किटेक्चर पे क्या पुस्तकें हैं, और उसमें मुझे एक पुस्तक मिली, इंडियन आर्किटेक्चर हिंदू एंड बुद्धिस्ट। तो मेरे लिए ये था कि हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दोनों अलग हैं क्या, और उसी में आ गया था इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसका तात्पर्य जो मुझे उस समझ में आया कि आर्किटेक्चर का एक इतिहास है जो समय के साथ बदलता रहा है। और जब मैंने हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पर्सी ब्राउन की निकाली तो उसमें पता चला पाटलिपुत्र पर एक विशेष अध्याय है। और बाद में तो मैंने तमाम पुस्तकें देखी, ऐसी ऐसी पुस्तकें जो शायद लाइब्रेरी में भी नहीं है। मुझे सड़क पर भी पुस्तकें मिली, जो आप देखते होंगे एशियाटिक सोसाइटी जाते हुए जो सड़क पर पुस्तक विक्रेता थे। तो संक्षेप में 86 से ये मेरा प्रारंभ हुआ, एशियाटिक सोसाइटी जाना। और जब तक मैं सदस्य नहीं बन पाया था, यदि आप सदस्य हैं तो आप कई पुस्तकें अपने घर ले जा सकते हैं, और जैसे ही आपका समय उसका समाप्त होता है आपको वापस देनी होती है। तो मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं सदस्य बनूंगा तो 15 पुस्तकें एक साथ ले जाऊंगा। तो यहाँ से प्रारंभ हुआ और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। एशियाटिक टुमॉरो के साथ आपका, अभी आप उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट आपका विजन क्या होने वाला है? जैसा विनय जी ने, हमारे प्रस्तावित अध्यक्ष ने पूरे विस्तार से बताया, मेरे अपने कुछ बिंदु उसमें रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि ज्ञान के द्वार किसी के लिए बंद नहीं होने चाहिए। कई बार हम लोग के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या एक खास तरह के शिक्षण पाए हुए व्यक्ति को ही प्रवेश चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि किसी भी विद्यालय के या किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्य ने किसी भी विद्यार्थी का अगर रिकमेंडेशन दिया है कि इसको गंभीरता से शोध में रुचि है, उसे आने दिया जाना चाहिए।
दूसरी बात जो हम लोग भूल जाते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे विद्वान बैठे होते हैं, ये जो सुयोग होता है कि उनसे आप ये मालूम करें कि कौन सी पुस्तक मैं देखूं, या यदि मुझे इस विषय पर पढ़ना है, शोध करनी है और विस्तार से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये तो पूरा कुआं है, जितनी आप छलांग लगाएंगे उस समय आप एशियाटिक सोसाइटी में जो वयोवृद्ध या वरिष्ठ हमारे नागरिक हैं और संशोधक हैं, उनसे मिलकर आपको एक दूसरी दिशा मिलती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं आर पी कांगड़े साहब, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र पर पुस्तक लिखी, जब मैं उनसे मिला तो वो 91 वर्ष के थे और वो सुन भी नहीं सकते थे, बड़े जोर से बोलना पड़ता था। तो मेरे लिए कि ये असाधारण स्थिति थी, पर उनके परिवार के एक सदस्य ने मुझे मदद की और जो मेरे प्रश्न थे अर्थशास्त्र को लेकर वो उन्होंने दिए। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ इतने विद्वान आते हैं और विद्वानों के साथ विद्यार्थियों का इंटरेक्शन बहुत होना चाहिए। जब भी छुट्टियां हों या वर्किंग डेज पर भी आप इस तरह के कार्यक्रम रख सकते हैं। और आज तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपनी फिल्में बनाता है, क्यों नहीं हम लोगों को प्रोत्साहित करते कि यहाँ पर जितनी पुस्तकें उनमें से किसी एक पुस्तक को आप उठा लीजिए, जैसे विलेज टाउन एंड सेक्युलर बिल्डिंग्स इन एंशिएंट इंडिया। इस पुस्तक में क्या है, यदि कोई मुझे 2 मिनट में बता दे तो मैं उस पुस्तक को देख सकता हूँ। उसी प्रकार से ज्ञान की जितनी परंपराएं हैं, जितने विभाग हो सकते हैं, गोडाउन में इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं जो अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। दूसरा, मैन्युस्क्रिप्ट को देखना। मैं अभी तक मैसूर के अडियार लाइब्रेरी में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र की पांडुलिपि देखूं। ऐसी कई पांडुलिपियां एशियाटिक सोसाइटी में हैं जिसको लोग देख नहीं पाते हैं। उसको सुरक्षित रखना और बाद में लोग उसे देख सकें, पढ़ सकें, उस पर बात कर सकें। दूसरी जो पुस्तकालय में पांडुलिपियां हैं, क्या हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्या उनका डिजिटल वर्जन एक्सेस कर सकते हैं क्या? और अब जैसे इंटरनेट की वजह से पूरे विश्व की किसी भी लाइब्रेरी तक आप पहुंच सकते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए, जैसे अब इंटरनेट आर्काइव पर अधिकतर पुस्तकें जो शोध के लिए आवश्यक हैं वो उपलब्ध हैं, और उसमें एशियाटिक सोसाइटी की भी पुस्तकें हैं। लेकिन इसके बाद भी एशियाटिक का अपना ही खजाना इतना बड़ा है कि उसका एक अपना अलग पोर्टल बन सकता है। तो इन सबको प्रोत्साहित करना कि इस दिशा में, ताकि देश का कोई भी विद्यार्थी कहीं भी हो, उसको अगर कोई पुस्तक पढ़नी है तो उसे वो मिलनी चाहिए। एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुका आता अखेर 4 जुलै रोजी संपन्न होणार आहेत। या पार्श्वभूमीवर एशियाटिक टुमॉरोच्या माध्यमातून अध्यक्षपदाचे उमेदवार असणारे डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धेजी यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत। सर, महान टीव्हीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत सर। सर, अखेर आता 4 जुलै रोजी निवडणुका संपन्न होणार अशी आशा आहे, पण तरीसुद्धा अशा चर्चा आहेत की विरोधी गटाकडून कुठेतरी याचिका दाखल केली जाते आहे, कुठेतरी सर्वोच्च न्यायालयाचे सुद्धा दार ठोठावले जात आहेत। तर या सगळ्या परिस्थितीकडे आपण कसं बघता सर? असं की एशियाटिक सोसायटी हा काही निवडणुकीचा राजकारणाचा आखाडा नाही, पण ज्यावेळी काही गटांनी राजकीय पक्षांच्या खात्यातून पैसे भरून, सदस्यतेचं शुल्क भरून सदस्यांची खोगीर भरती केली, त्याची चर्चा होणं स्वाभाविकच होतं, कारण असं एशियाटिकच्या गेल्या 220 वर्षाच्या इतिहासात कधीही घडलेलं नाही। आणि त्यामुळे त्यावेळी ज्याची चर्चा झाली, न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं, धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रारी झाल्या, चौकशी झाली, चौकशीनंतर अवैध नोंदणी झालेले मतदारांची यादी रद्द झाली आणि आता नियमानुसार जे मतदार झाले आहेत त्यांना अधिकार आहेत, त्यांची संख्या 2,500 आहे। आणि त्यामुळे ही लोक जी आपल्या अशा राजकीय पक्षबाजीच्या सदस्यांना सदस्य करून घेऊ शकले नाहीत किंवा त्यांचं सदस्य वैध ठरलं नाही, ते निराशेपोटी पुन्हा 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 न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतायत। आणि मला असं वाटतं की हे त्यांच्या पराभूत मानसिकतेचं द्योतक आहे। न्यायमूर्तींनी कोणालाही या पद्धतीने एशियाटिकच्या भवितव्याशी खेळण्याची मुभा दिलेली नाही। न्यायालयांनी ती जी सुनावणी आहे ती 4 जुलैनंतर ठेवली आहे। याचा अर्थ की 4 जुलैची निवडणूक निर्वेदपणे पार पडेल, कोणाची इच्छा असो व नसो। आता एशियाटिकला लोकतांत्रिक नेतृत्व मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही। नक्कीच सर, सातत्याने बदलणाऱ्या मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर एशियाटिक सोसायटी येणाऱ्या काळामध्ये जर का आपण अध्यक्ष
पदी विराजमान झालं तर कशा पद्धतीने एशियाटिक बदलणार आहे? सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की एशियाटिकला कात टाकली पाहिजे. एशियाटिक म्हणजे एक जुनी बिल्डिंग, त्याच्या त्या पायऱ्या आणि आतमध्ये असलेली ग्रंथसंपदा, पण याच्या पलीकडे एक चांगलं स्वस्थ संस्था जीवन तिथे विकसित केलं पाहिजे, जे तरुण पिढीला देखील उपलब्ध असलं पाहिजे, त्यांच्या आकर्षणाचं केंद्र झालं पाहिजे. आणि त्यामुळे तरुणांचा वावर वाढावा यासाठीचे वेगवेगळे उपक्रम, समाज माध्यमांवर दर्जेदार उपस्थिती, त्याचबरोबर एशियाटिकच्या ग्रंथसंपदेची अधिक चांगली जोपासना आणि सुरक्षा, एशियाटिकचा डिजिटल प्रेझेन्स वाढवणं, एशियाटिकचा आउटरीच वाढवणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एशियाटिकला चांगल्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल याकरता आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करणं हा आमच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा गाभा असेल, ज्यामुळे आम्ही एशियाटिकच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न देखील सोडवू, आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचे आमच्या परीने शक्य तेवढे सगळे प्रयत्न करू. आम्ही आत्ताच प्रयत्नांना सुरुवात केली आहे. मी मागच्या आठवड्यात केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांना भेटून वाढीव अनुदानाची मागणी त्यांच्या दप्तरी दाखल केली आहे. अशीच भेट आम्ही मुंबईच्या आयुक्तांची पण घेतो आहोत आणि त्यांच्याकडे देखील ही मागणी आम्ही नोंदवतो. MyMTVशी संवाद साधल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. एशियाटिक टुमॉरो गटाच्या माध्यमातून एशियाटिकच्या भविष्यातल्या विकासासाठी एक वेगळा आराखडा इथे मांडण्यात आलेला आहे. कॅमेरामॅन प्रथमेश राणेसह मुकुल आव्हाड, MyMTV, मुंबई.